हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार हम लोग फिर हाजिर हुए हैं। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, हमने 11th का अभी रिसेंटली तुरंत सिलेबस स्टार्ट किया और पिछले लेक्चर में हमने आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट बताया कि क्लास 11th में केमिस्ट्री हमको क्या पढ़ना है, केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं और उनका क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंस है, क्या नहीं है। तो जिन लोगों ने पहला वीडियो नहीं देखा है, लेक्चर फर्स्ट नहीं देखा है, वो जाकर के पहले लेक्चर फर्स्ट देख लें। उनको केमिस्ट्री का ओवरव्यू आइडिया लग जाएगा, हमको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ठीक है, फिर आज हम अपना अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं चैप्टर। आज से हम अपना सिलेबस स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला चैप्टर जो आपका केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है, जिसे आप बोल सकते हैं लेसन फर्स्ट। आपका पहला चैप्टर है, क्या चैप्टर है बाबू? पहला चैप्टर है देखिए, पहली बात तो हम आपको एक बात बता दें कि चैप्टर वाइज अगर सिस्टमैटिकली आप तैयार करते जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चीजों को छोड़ते जाएंगे, बाद के लिए करेंगे तो कंटेंट इतने ज्यादा यहाँ पर हैं कि आपके लिए बहुत दिक्कत होने वाली है आगे चल के। तो इसलिए आपसे हम यही कहेंगे कि जैसे ही वीडियो अपलोड होते हैं, जैसे ही इस चैनल पे अपलोड हो, तो आप तुरंत उन वीडियो को देखें और तुरंत उस पे बुक से एनालिसिस करें, मेजॉरिटी क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, ताकि आप ये समझ पाएं कि आपने जो पढ़ा क्या आप उससे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप कर पा रहे हैं तब आपके लिए अच्छी बात है, और अगर नहीं कर पा रहे तो आपको और फोकस्ड होने की जरूरत है। ठीक है, जानने के लिए कब वीडियो अपलोड हुआ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो पूछिए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में अपनी जो भी प्रॉब्लम होती है उसको शेयर करिए दीजिए, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में आपके उस क्वेश्चन का सोल्यूशन बना के भेज देंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। तो लेसन फर्स्ट है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो आपका पहला चैप्टर जो है वो है केमिस्ट्री के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने हैं, कुछ छोटे मोटे कॉन्सेप्ट। आपको बताएं कि इस चैप्टर में कुछ छोटे छोटी मैथमेटिकल टाइप की चीजें हैं, जैसे सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, साइंटिफिक नोटेशन कैसे करते हैं, पॉइंट का मल्टीप्लिकेशन, पॉइंट का सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, ये सारी छोटे छोटे मैथमेटिकल चीजें हैं जिसे हम यहाँ पर नहीं पढ़ा रहे। वो आप के फिजिक्स में पहला चैप्टर जो आपको फिजिक्स का पढ़ना है उसमें ये सारी चीजें आपको पढ़ा दी जाएगी। फिजिकल वर्ल्ड करके दिया है, वहां पे ये सारे कंटेंट जो हम आपको यहाँ पढ़ाने हैं वो सब के सब आपको फिजिक्स के पहले चैप्टर में पढ़ाए जाएंगे। इसलिए हम, और वो चीजें फिजिक्स से बिलोंग भी करती हैं, दैट्स व्हाई उसको एडिट कर रहे हैं। हाँ, अगर किसी को रिक्वायरमेंट होगी, उनमें से कोई चीजें नहीं समझ में आ रही होगी, आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम आपको उस चीज पर भी वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। ठीक है, फिलहाल हम यहाँ पे इसका मेन फोकस वाला टर्म जहां से आपका रियलिटी में स्टार्ट होता है, जिसकी पहली टॉपिक हम जिसे बोल सकते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। हमारा पहला टॉपिक होगा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अब मेरी बात ध्यान से समझिए, अगर आप लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं तो देखिए, क्योंकि केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री का मतलब केमिकल सब्सटेंस की स्टडी। अगर केमिकल सब्सटेंस की स्टडी करनी है तो आपको यह जानना होगा कि वो एक दूसरे से कैसे रिएक्ट करते हैं, कब रिएक्ट करते हैं, कब नहीं करते हैं, किस प्रोपोर्शन में रिएक्ट करते हैं, उनका रेशियो चेंज होने से क्या होता है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनकी चीजें हमको समझनी चाहिए, जिसे हमें पढ़ना चाहिए। तो केमिकल सब्सटेंस एक दूसरे से कैसे रिएक्ट करते हैं, किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, इन्हीं सारी चीजों को हम लोग पढ़ते हैं किसके अंदर, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर इन सारी बातों को हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब अगर हम बात करें लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को, इनके अंदर अगर हम पढ़ेंगे तो कैसे कैसे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कितने टाइप के होते हैं, क्या होते हैं, तो सब देखिए। इसमें बेसिकली 5 टाइप के होते हैं। पहले को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आपने इसे क्लास 11th में, 9th या 10th में भी, आपने शायद 10th स्टैंडर्ड में या 9th स्टैंडर्ड में, 9th स्टैंडर्ड में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा हुआ है, जिसे लवोजियर ने दिया था। और इसकी सारी चीजें भी हम यहाँ पे फिर से डिटेल पढ़ेंगे, जितना आपने 9th में पढ़ा था उससे ज्यादा हम पढ़ाएंगे यहाँ पे। ठीक है, अगला है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनिट प्रपोर्शन
लॉ ऑफ डेफिनिट प्रपोर्शन। ठीक है, अगला आपका आता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। मल्टीपल प्रपोर्शन, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है गैसियस लॉ, जिसे हम एक नाम से जानते हैं गेलू-शैक लॉ। गेलू-शैक लॉ, ये आपके 5 लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के ये 5 लॉ दिए गए हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन और गैसियस लॉ यानी गेलू-शैक लॉ। आपको इन सारे लॉ को 1 बाय 1 करके हम पढ़ाते हैं, सब पे न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करने हैं और कैसे कैसे होता है, क्या होता है, वो सारी चीजों को हम स्टेप बाय स्टेप आपको समझाते चलते हैं। तो चलिए पहला लॉ स्टार्ट करते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कहते हैं। फर्स्ट लॉ की हम बात करने वाले हैं, जिसका नाम है लॉ ऑफ केमिकल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आइए अब हम बात करने वाले हैं पहले लॉ की, जिसे हमने नाम दिया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है समझते हैं। देखिए इस लॉ को, किसको, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को लेवोजियर ने दिया था। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो देखिए द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज गिवन बाय लेवोजियर। इसको लेवोजियर ने दिया था और क्या बताया था, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कैन चेंज वन फॉर्म टू अदर फॉर्म। मतलब कभी भी आप मास को ना तो क्रिएट कर सकते हो और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो। या यूं समझो कि अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है, तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें जो रिएक्टेंट का मास होगा, जो कुछ भी वेट रिएक्टेंट को होगा, एग्जैक्टली प्रोडक्ट का वेट भी उतना ही होगा। यानी सिंपली कह सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, मास ऑफ रिएक्टेंट, मास ऑफ रिएक्टेंट। अगर हम रिएक्टेंट के मास की बात करें तो ये बराबर होगा मास ऑफ प्रोडक्ट के, यानी मास ऑफ प्रोडक्ट। अगर अब यहां से आपको समझ में आ रहा होगा कि रिएक्टेंट का जो मास होगा वो प्रोडक्ट के मास के बराबर होगा। ये बात कब की हो रही है, ये बात हो रही है ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। अगर हम नॉर्मल कंडीशन में कहें, नॉर्मल कंडीशन में, तो नॉर्मल कंडीशन में आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे मास नाइदर बी क्रिएटेड, मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, नॉर बी डिस्ट्रॉय। ना तो आप क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इट कैन चेंज one form to another form. It can change one form to another form. आप इसे बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल सकते हैं। दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। एक बार फिर से बताएं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को लेवोजियर ने दिया था। उन्होंने बताया कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो केमिकल रिएक्शन में जितना मास ऑफ रिएक्टेंट होगा उतना ही मास ऑफ प्रोडक्ट भी होगा। यानी मास ऑफ रिएक्टेंट मास ऑफ प्रोडक्ट के हमेशा इक्वल होगा। ये तो बात हो गई रिएक्शन की। जनरल टर्मिनोलॉजी में क्या कहें, तो जनरल टर्मिनोलॉजी में कह सकते हैं मास को ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदला जा सकता है। तो बेसिक फंडा ये है किसका, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई है। इसको आप कॉपी कर सकते हैं। ये मेन जिसे क्रीम पॉइंट कह सकते हैं, यही आपको याद रखना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में। तो आई होप कॉपी हो गया होगा। आइए रेस करते हैं, आगे बढ़ते हैं।
अब अगर हम बात करें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में, तो ये बात तो आपको सीधी सी समझ में आ गई। अब कहते हैं कि क्या इसमें कोई एक्सेप्शन भी है, तो बिल्कुल, केमिस्ट्री बिना एक्सेप्शन के केमिस्ट्री क्या? एक्सेप्शन। भाई अगर एक्सेप्शन नहीं हुआ तो फिर केमिस्ट्री का फायदा ही क्या पढ़ने का? केमिस्ट्री मतलब एक्सेप्शन, हर टॉपिक पे आपको एक्सेप्शन मिलेगा, कुछ ऐसी चीजें होंगी जो वायलेट करेंगी। एक्चुअली यहाँ पे हम क्या करते हैं ना, चीजों को पढ़ते हैं, उनको क्रिएट नहीं करते, जैसा होता है तो उसकी फेनोमेना को एनालिसिस करते हैं। तो कई जगह पे ऐसी हमारी एनालिसिस सही नहीं हो पाती, कुछ चीजें वैसा फॉलो नहीं करते, जिसकी वजह से एक्सेप्शन आते रहते हैं। तो आइए, एक्सेप्शन क्या है आपको बताएं कि होता क्या है इन न्यूक्लियर रिएक्शन, इन न्यूक्लियर रिएक्शन। अगर हम न्यूक्लियर रिएक्शन की बात करें तो याद रखिएगा, जो एनर्जी होगा न्यूक्लियर रिएक्शन में, एनर्जी होगा, एनर्जी मास कैन चेंज इन एनर्जी। मास को आप किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? एनर्जी में। न्यूक्लियर रिएक्शन में कहा है कि मास को आप कन्वर्ट कर सकते हैं एनर्जी में। आपने एक आइंस्टीन का इक्वेशन पढ़ा होगा, E = mc², एनर्जी का इक्वेशन है। यहां पर आपको सबको पता है E क्या है? E है एनर्जी, m क्या है? मास, c क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट। अब इसके अकॉर्डिंग अगर कहें तो आप एनर्जी का कन्वर्जन मास में कर सकते हैं, मास का कन्वर्जन एनर्जी में हो सकता है। तो अगर ये एक दूसरे के इंटर कन्वर्ट हैं तो फिर ये कहां से फॉलो हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर न्यूक्लियर रिएक्शन की बात करें तो न्यूक्लियर रिएक्शन पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो नहीं होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहां फॉलो नहीं होता? न्यूक्लियर रिएक्शन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो नहीं होता है। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी एक्सेप्शन में क्या आता है। तो कई बार पूछा जाता है तो वो in which type of reaction law of conservation of mass does not follow। तो आपको याद रखना है in nuclear reaction the law of conservation of mass does not follow। ठीक है, समझ में आता है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। आइए अब इसको हम और अच्छे से समझाते हैं एग्जाम्पल लेकर के। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और उससे समझाते हैं कि आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कैसे समझ में आता है। ठीक है, आइए मान लीजिए आपके पास कार्बन है। क्या है? कार्बन है। कार्बन का मतलब अमाउंट कितना होता है? 12 ग्राम होता है। अब आपको क्लास 11th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा था कि कार्बन का जनरल एटॉमिक मास 12 होता है। अब इसको अगर हम ऑक्सीजन के साथ कंबस्ट कराएं तो एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 16 होता है। तो यहां पर 2 लिखे हैं तो 16 इंटू 2 यानी 32 ग्राम ये हो जाएगा। अब 32 ग्राम ये है तो यहां पर पूछ रहा है कि CO2 का जो अमाउंट बनेगा वो कितने ग्राम बनेगा, ये आपको बताना है। अब अगर हम कहें तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, LCM, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है? मास ऑफ रिएक्टेंट, मास ऑफ रिएक्टेंट बराबर ही होगा किसके? मास ऑफ प्रोडक्ट के। बात ध्यान से समझना, अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को लेके चलें तो मास ऑफ रिएक्टेंट जो होगा वो बराबर होगा मास ऑफ प्रोडक्ट के। अब अगर मास ऑफ रिएक्टेंट की बात करें तो यहां से ये भी समझ में आ रहा है, शो क्या होगा बोलो? मास ऑफ कार्बन प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन। भाई क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन क्या है? रिएक्टेंट, ये बराबर होगा मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के। मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2। अब एक बात आपको हम समझा दें, यहाँ पे क्लियर होना चाहिए कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट, ठीक, और इसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं। जिस चीज को मिला करके कोई नई चीज बनाई जाती है तो बनने वाली चीज को प्रोडक्ट कहते हैं, और जिनसे उसे बनाया जाता है उसे हम रिएक्टेंट कहते हैं। अब तो यहां तक समझ में आ गया होगा। अब अगर हम मास ऑफ रिएक्टेंट की बात करें तो मास ऑफ कार्बन आपने कितना लिया था बताइए? मास ऑफ कार्बन आपने लिया था 12 ग्राम। तो यहां पे अब हम इसको सॉल्व करते हैं। नाउ अब समझिए, नाउ इफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं एलसीएम करके, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज ट्रू
देन मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मास ऑफ CO2 इज इक्वल टू होगा, कार्बन का मास कितना है 12 प्लस कितना 32 इक्वल टू 2 और 2 4, 3 और 1 4, 44 ग्राम। आंसर आपका हो जाएगा 44 ग्राम। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर कोई कहता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सही है तो आप इसका अमाउंट बताइए, तो आप सीधा सा काम करेंगे कि जितना रिएक्टेंट जितने अमाउंट में है उतने ही अमाउंट में प्रोडक्ट का भी क्या होगा फॉर्मेशन होगा। तो यहां से कंफर्म होता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है, ट्रू है। कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, आपको एकदम बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है। चलिए, तो इसको आप चाहे तो कॉपी करना तो कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए कॉपी कर लीजिए, ठीक है, हो गया होगा कॉपी। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो अब मतलब टॉपिक नहीं, अभी इसी पे हम एक और चीज ले लेते हैं। चलिए, अगर हम कहें कि एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, किसको ले लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। तो आइए कैल्शियम कार्बोनेट ले लेते हैं। अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो हम सब जानते हैं ड्राई कंडीशन में अगर कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अब अगर बात करें तो एटॉमिक मास की, एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास जो है वो कार्बन का हो जाएगा 12, कैल्शियम का हो जाएगा 14, ऑक्सीजन का हो जाएगा 16। ये याद रखिएगा, ये होता है, ये आपको याद रखना है। चलिए निकालते हैं। कैसे निकालते हैं एटॉमिक मास? कैल्शियम का 40 हो गया, लिखा है वहां पे, प्लस कार्बन का कितना होता है 12 होगा, वहां लिखा हुआ है, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, तो एक का होता है 16, तो कितने हैं 3, या तो 16 प्लस 16 प्लस 16 करिए, या बेटर है 16 मल्टीप्लाई बाई 3 कर दीजिए। तो अब देखिए 40 प्लस 12 प्लस 16 3 जा 48। अब देखो 40 एंड ये इसको ऐड कर दो तो 40 एंड 5 8 और 2 10 यानी ये 60 हो जाएगा। अरे 48 और 2 50 10 60 60 प्लस 40 100 ग्राम, ठीक है। अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सही होगा तो ये भी वही आना चाहिए। चलिए, कैल्शियम का कितना होता है 40, ऑक्सीजन का 16, तो 40 प्लस 50 56 ग्राम। चलिए, कार्बन का कितना होता है 12, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 इंटू 2, तो यहां से देखो 12 प्लस 32 तो कितना हो जाएगा 2 2 4 3 1 4 44 ग्राम। सो 100 ग्राम इज इक्वल टू 56 प्लस 44 इज इक्वल टू 100 ग्राम इज इक्वल टू 100 ग्राम, ठीक है। हेंस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज ट्रू। इस तरह से आप कह सकते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है, सही है। आई होप आप समझ गए होंगे। आपको हमने 2 एग्जाम्पल के थ्रू समझाने का प्रयास किया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है और आप उसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को कैसे आसानी से समझ सकते हैं और कैसे लगा सकते हैं। तो हमने इसमें आपको क्या बताया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसे कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को आप कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 2 एग्जाम्पल समझाया, कौन सा ऐसा प्लेस है जहां पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो नहीं होता है, तो ये सारी बातें हम आपको बता चुके हैं। आइए अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फर्स्ट था, दूसरा बात करते हैं लॉ ऑफ डेफिनिट प्रपोर्शन की। चलिए दूसरे लॉ की बात करते हैं, सेकेंड लॉ दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ डेफिनिट प्रपोर्शन, ठीक है। चलिए लॉ ऑफ डेफिनिट प्रपोर्शन पे आते हैं। अभी हमारे पास दूसरा है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रपोर्शन, डेफिनिट प्रपोर्शन। अब लॉ ऑफ डेफिनिट प्रपोर्शन क्या है समझते हैं। अगर आपको लॉ ऑफ डेफिनिट प्रपोर्शन समझना है तो सीधी सी बात है, प्रपोर्शन का मतलब रेशियो और डेफिनिट का मतलब फिक्स। ऐसा ये लॉ क्या बताता है कि जब भी कोई 2 एलिमेंट म्यूचुअली कंबाइंड होकर के किसी कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं तो उस कंपाउंड में उन एलिमेंटों का रेशियो फिक्स होता है, मतलब वो
उनके मेथड ऑफ फॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो आइए समझाते हैं आपको क्या कहता है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, व्हेन टू और मोर देन टू एलिमेंट्स आर म्यूचुअली कंबाइंड टू ईच अदर एंड फॉर्म अ प्रोडक्ट, देन द रेशियो of element present in compound always fixed. It does not depend on the method of formation of compound. कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप कोई कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हो तो कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट का रेशियो होगा वो हमेशा फिक्स होगा, वो उसके मेथड ऑफ फॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। मतलब शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं द रेशियो ऑफ एलिमेंट, the ratio of element in compound are always fixed and it does not depend on the method of formation of compound, यानी वो कंपाउंड के फॉर्मेशन के मेथड के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। द रेशियो ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड आर ऑलवेज फिक्स्ड एंड इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड, यानी आप जिस कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हो वो उस कंपाउंड के मेथड के फॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, रेशियो हमेशा फिक्स होगा। आइए समझते हैं एग्जांपल के थ्रू। आप सब जानते होंगे पानी, पानी मतलब H2O, H2O मतलब वाटर। अब देखो इसको क्या बोलते हो, वाटर, वाटर मतलब पानी, समझ गए ना। अब अगर ये वाटर है तो वाटर में कौन कौन अवेलेबल है, इस वाटर के अंदर दो बंदे हैं, एक बंदा है हाइड्रोजन, कौन है हाइड्रोजन, दूसरा बंदा कौन है ऑक्सीजन। अब देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कहता है कि अगर हम दोनों आपस में मिलें तो हम लोग पानी बना सकते हैं। पानी बनाने का मतलब वाटर बना सकते हैं। अच्छा अगर ये दोनों मिल करके वाटर बना सकते हैं तो क्या हाइड्रोजन कहेगा नहीं मैं अपने पूरे परिवार को लेके आऊंगा, पड़ोसियों को लिवा के आऊंगा, मोहल्ले वालों को लिवा के आऊंगा और तुम अकेले आना तब भी हम लोग वाटर ही बनाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। इन दोनों के बीच में डील हुई है कि मैं कितने बंदे के साथ आऊंगा और तुम कितने बंदे के साथ आओगे, तभी जाकर के हम वाटर बनाएंगे। अगर हम दोनों अपने बंदों को बदल दें, अगर बंदों की क्वांटिटी को बदल दें तो कहानी बदल जाएगी। जैसे H2O2, यहां पर हाइड्रोजन है, यहां पर ऑक्सीजन है, लेकिन यहां पर दोनों के दो दो बंदे हैं और यहां पर दोनों के एक के दो और एक के एक बंदे हैं। यानी अगर यहां पर इन एलिमेंटों का रेशियो बदल दिया जाए तब तो कंपाउंड ही बदल जाएगा। अरे भैया ये हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है, ये अलग चीज, इसे पिया नहीं जाता, और ये वाटर, इसे सब लोग पीते ही। कहने का मतलब हुआ क्या, खाली एक तो ऑक्सीजन तो बढ़ा, एक ऑक्सीजन के बढ़ जाने की वजह से ये वाटर जो है वो हाइड्रोजन परऑक्साइड बन गया। क्या बात कर रहे हो, सच्ची बोल रहा हूं, हाइड्रोजन परऑक्साइड बन गया। हमें तो चाहिए वाटर, बन गया हाइड्रोजन परऑक्साइड। मतलब ये रेशियो हमारा फिक्स होना चाहिए। कौन सा रेशियो है, चलिए आइए रेशियो निकालते हैं इसके अंदर कि हमारा रेशियो क्या आ रहा है। तो आइए रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन H2O, रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन H2O बाई मास, चलिए एक बात बताइए, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1 होता है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास बुकों में लिखा होता है 1.008, तो आपको 1.008 नहीं लेना, आपको केवल 1 लेना है। तो हाइड्रोजन का मास होता है 1, तो 1 में कितने हाइड्रोजन है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इस 2। ऑक्सीजन का होता है 16, इसका मतलब 2:16 आ रहा है। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो ना, 2 1 जा 2 8 जा, बोलो 1:8, यानी इनके बीच में 1:8 का रेशियो आ रहा है। अब बताओ, ईमानदारी से बताओ, 1:8 का रेशियो आ रहा है। अब इस वाटर को मैं कहां कहां से लाता हूं, आइए। एक आपका पॉन्ड का वाटर है, पॉन्ड तो जानबे करते हो, है? एक आपका रिवर वाटर है, एक आपका सी वाटर है, ठीक है।
एक तो आपने चाइना से भी लाया था, चाइना का वायरस आया है कोरोना, तो वहीं से लाओ पानी। अब देखो, चाहे आप तालाब का पानी लाओ, नदी का पानी लाओ, समुद्र का पानी लाओ, चाइना का पानी लाओ, या आप और कहां से ले सकते हो, हैंडपंप से ले लो, हैंडपंप चला के लाओ, समरसेबल का लाओ, कहीं का पानी लेके आओ, अंडरग्राउंड वाटर लाओ। अब बताओ, अगर वो वाटर है, अगर वो पानी है, तो उनके बीच का रेशियो क्या ही होगा, 1:8 का ही होगा। आप तालाब का पानी भी पी सकते हो, आप रिवर का वाटर भी पी सकते हो, चाइना का पानी भी पी सकते हो, हैंडपंप का ही पानी पी। आप कहोगे सर सी वाटर नहीं पीते क्योंकि उसमें सॉल्ट होता है ना, तो प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। चलो फिलहाल मतलब ये, अगर वो वाटर है तो उसका रेशियो 1:8 का ही होगा, वो उसके मेथड ऑफ फॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। तो आपको बात समझ में आ गई होगी लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन की। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, two or more than two elements are mutually combined to each other in a fixed proportion and form a compound, then the ratio of these elements always fixed and it does not depend on the method of formation of compound। आइए एक बात और आपको समझाते हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी उम्मीद है। इसको कॉपी करना चाहे तो कॉपी कर लीजिए, ठीक है। आइए अब अगर हम इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, क्या ले लें, एक दूसरा एग्जांपल से समझ। अभी तो पानी पिलाओ ना, आओ कार्बन डाइऑक्साइड सुनाओ, सुनोगे, सुनबे करते हो, फैला रहे हो इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड, पॉपुलेशन बढ़ा के, पेड़ पौधे काटो, आप कार्बन डाइऑक्साइड फैलाओ। चलो आओ देखो, अब कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग कई तरीके से बना सकते हैं। कैसे कैसे बना सकते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को हम अपने बॉडी के अंदर बनाते ना, आपको याद है क्या होता है? जब हमारे हम जब खाना खाते हैं तो खाने के ओवरऑल डिसोसिएशन से ग्लूकोज बनता है। अभी ग्लूकोज वगैरह कैसे बनता है तो बायोलॉजी की क्लास में आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो C6H12O6 ग्लूकोज बनता है, और इस ग्लूकोज का जब आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हो तो ये ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड और H2O और ADP यानी एनर्जी के फॉर्म में डिसोसिएट हो जाता है। अब बैलेंस करने की बात है तो यहाँ पे 6 लगा डालो, और यहाँ पर 6 है तो 6 लगा डालो। बैलेंसिंग हम आपको सिखा देंगे, कोई इशू नहीं, वैसे भी 10th में सीख के आए हैं। तो 6CO2। अब बताओ यहाँ से क्या निकल के आ रहा है? 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड निकले, वाटर वेपर निकले। ये एक्सक्रीटरी सिस्टम है जिनको बॉडी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और बॉडी इन चीजों को आपके बॉडी से बाहर कर देता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सब, ठीक है। अब क्या हुआ? बचा एनर्जी, उसे यूटिलाइज कर देते हैं। अब आप समझिए, एक कार्बन डाइऑक्साइड तो आपने यहां बनाया, चलिए हम एक दूसरा बनाते हैं, यानी ये एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है। एक और कंबाइन करा के डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया, ध्यान समझिएगा, डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, ये आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 2 है। अब अगर लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन सही है तो जो रेशियो कार्बन और ऑक्सीजन का यहां होगा वही रेशियो यहां होगा। आइए निकालते हैं। कार्बन का आ रहा है 12, ऑक्सीजन का 32। तो 8 से सिंप्लीफाई करो, 4 से, 4 3 जा 12 और 4 8 जा 32, 3:8। आइए अगर यहां पर देखें तो 6 इंटू 12 ये हो जाएगा 32 इंटू 6। आप चाहो तो 6 2 जा 8, 6 1 जा 12, 1 कैरी, 6 1 जा 6 और 1 7, 72। और यहां पर 6 2 जा 12, 6 3 जा 18 और 1 19। अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो इसको मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूं कि किस नंबर से सिंप्लीफाई करूं। मैं जान रहा हूं कि ये आना चाहिए। सिंप्लीफाई करते हैं, इसको कैंसिल करो 3 से, तो 3 2 जा 6 और 3 4 जा 6, 1 कैरी हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और 3 4 जा 12, यानी 24 से 24 3 जा कितना होता है बताओ? 24 इंटू 3, 4 3 जा 12, 3 2 जा 6 और 1 7, यानी 24 से कैंसिल करें तो 3 आएगा। और इसी 24 से इसको भी डिवाइड कर दो,
192 डिवाइड बाई 24, 8 आना चाहिए। तो 24 8 जा, 8 4 जा 32, 8 2 जा 16 और प्लस 3 19। देखा, ये भी कट हो गया, 8 आ गया। तो वंस अगेन रेशियो क्या आया, 3:8 का रेशियो आया। इसका मतलब यहां पर भी लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन फॉलो हो रहा है। तो आपको मेरी बात तो समझ में आ गई होगी। अमाउंट चाहे भले ज्यादा या कम हो, कुछ भी हो, जब आप उसको कट 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 करते करते, टोटे टोटे उसका करते करते, जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो लास्ट में आपको उसका जो सिंपलेस्ट रेशियो मिलेगा वो हर एक स्टेप में आपको एक जैसा ही मिलेगा, चाहे उनका अमाउंट कुछ भी क्यों ना लिया गया। दैट इज द कॉल्ड लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। उम्मीद है समझ में आपको आ गया होगा। अब रही बात इनका एक्सेप्शन क्या है, तो जी हाँ बिल्कुल इनका भी एक्सेप्शन है। अब आप एक्सेप्शन पे आ जाइए, क्योंकि बिना एक्सेप्शन के, सॉरी यार, है ना, बिना एक्सेप्शन के केमिस्ट्री बेकार। तो आपको बता दें कि केमिस्ट्री के क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा एक्सेप्शन से पूछे जाते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो एक्सेप्शन पे चलते हैं। अगर हम एक्सेप्शन की बात करें तो इनका एक्सेप्शन है क्या, आपने नाम सुना होगा आइसोटोप और आइसोबार का, आइसोटोप एंड आइसोबार, नाम सुना है, बिल्कुल सुना होगा। आइसोटोप क्या होते हैं और आइसोबार क्या होते हैं। आइसो का मतलब होता है सेम, टोप्स का मतलब एटॉमिक नंबर। ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है वो आइसोटोप होते हैं, और जिनका एटॉमिक मास सेम होता है वो आइसोबार होते हैं। अब अगर मैं कहूं कि कार्बन का आइसोटोप ले लें, तो कार्बन के 3 आइसोटोप C12, C13, C14, एटॉमिक नंबर सबका 6 होता है, बट एटॉमिक मास अलग अलग होते हैं। ये तो बात हो गई किसकी, कार्बन की। अब ऐसे हाइड्रोजन ले लो, तो हाइड्रोजन का भी आपको पता ही होगा 1H1, 1H2, 1H3, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम से करते। अब अगर मैं बताऊं, अगर ये वाला कंपाउंड फॉर्म करता है कार्बन डाइऑक्साइड, अब तो वही होगा। और अगर कहीं ये वाला कंपाउंड बना दिया, जैसे एक मेथड से मैंने बताया C612 लिया था और ऑक्सीजन से रिएक्ट करा के CO2 बना डाला। दूसरे मेथड में मैंने C13 लिया, O2 से रिएक्ट करा के CO2 बना डाला। अब अगर मैं इसका वो निकालूं तो इसका तो 44 आएगा, लेकिन इसका 45 आएगा। अब एटॉमिक मास अलग अलग आ रहा है, तो सीधी सी बात है इनका रेशियो फिक्स नहीं आ सकता। इससे समझ में आता है कि जब आइसोटोप और आइसोबार की डिस्कवरी हुई, समझ में आ गई बात ना। जब आइसोटोप, अभी वाटर का ले लो H2O और AbH2O, तो H को जगह ड्यूटेरियम को हम लोग इसे D से इंडिकेट करते हैं, तो D2O लिख देता हूं। यहां पर रेशियो आएगा 1:8 का, चलो यहां पे निकाल देते हैं। एक का होता है 2, तो 2 दूना 4 प्लस 16, 4 1 जा 4, 4 3 जा 4 4 जा 16, यानी 1:4 का रेशियो आ रहा है, और यहाँ 1:8 आ रहा है। देखिए रेशियो बदल गया, आइसोटोप जैसे ही अप्लाई हुआ इसका रेशियो बदल गया, तो ये इसका एक्सेप्शन है। आई होप आपको लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पूरी तरह से समझ में आ गया, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन पूरी तरह समझ में आया। अब रही बात इसके न्यूमेरिकल की, अगले वीडियो में हम इसका न्यूमेरिकल भी आपको कराएंगे। ठीक है, थैंक यू।